का मतलब था वो समझ गए होंगे। लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है डायरेक्ट कि भाई मैंने ऐसे झाड़ फूंक सी करी और देश बदल गया। इन्होंने पहले कभी प्लान करा कि पूरे दुनिया को वो केमिकल बेचेंगे जो हमारा वेस्टेज है। वेस्टेज कौन सा है? जितना समुद्र से कच्चा तेल निकलता है उसमें से शुद्ध चीजें निकालने के बाद जो कचरा बचता है उससे इन्होंने खाद बनाए। और ये हमें लगता है कि भारत में ये पहले बेचा, ऐसा नहीं है। भारत में हरित क्रांति के नाम पे जो जहर पड़ा ना, उससे पहले पूरा अमेरिका बर्बाद करके बैठे थे हरित क्रांति के नाम पे। और जो हरित क्रांति लाने वाले लोग थे या जिसका प्लान था वो भी अंग्रेज था। तो इन्होंने वो जो कचरा था वो कचरे का बिजनेस बना लिया। और पहली बार इन्होंने जो हरित क्रांति के नाम पे जो डिपार्टमेंट बनाए, सोसाइटी बनाई, इफको, सुना है ना इफको, यूरिया वाली। करीब को भी यूरिया डीएपी मिला है ना करीब को में, ये तब की है। नहीं मतलब एक जैसे सोसाइटी बनती है ना, ऐसे एक सोसाइटी इफको की है, कुछ कंपनियों की मिला के, कुछ करीब को है। तो इस तरीके से इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि पहले ही दिन जहर डाल दिया होगा लोगों ने? ना जी ना। शुरू में बहुत मुश्किलें आई इनको। जैसे हम आज ये सोच रहे हैं कि बीज बो दे कहीं, ऐसे इन्होंने भी करा। एक किसान के खेत में 5 किलो डाल दिया मतलब अंधेरे में, और यूरिया डलते ही थोड़ा सा उभार आया, पैदावार में 2-4 मन की ज्यादा निकल गई, और चिल्ला चिल्ला के बोल दिया अरे यूरिया ने करा है। और करा किसके खेत में? जो गांव का सबसे ज्यादा जमीन वाला आदमी था। क्योंकि ये मतलब सार्वभौमिक सत्य है, जो चीज पैसे वाला बोलेगा पूरा समाज वही बोलेगा, है ना। सबसे पहले ट्रैक्टर कौन लेके आए? पैसे वाले। सबसे पहले मोटरसाइकिल कौन लेके आए? पैसे वाले। और सबसे पहले कर्जे किसने लिए? पैसे वाले ने। पीछे पीछे सारा समाज आ गया, है ना। तो क्या है, ये जो मेहनत उन्होंने करी है उसको आज 32 और 24, 32 और 25वां लग गया। 57 साल की मेहनत है, कोई छोटी तो मेहनत है नहीं, लगभग 3 पीढ़ी। अब उस 3 पीढ़ी में जो मेहनत उन्होंने करी है उसका आंकलन हमें करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक अच्छी बात यह है, हमारे पूर्वजों ने, राजीव दीक्षित जैसे लोगों ने, वो बीजारोपण पहले ही कर रखा है। अब हमें तो वो पौधे इकट्ठे करने हैं, कहां कहां है वो, इतना है। तो एक बार जब चल पड़ेंगे ना तो भीड़ आएगी बहुत सारे साथियों की, और समझे हुए साथियों की। अब मैं सोच रहा हूं ये अंकित बैठा, ये अंकित नहीं बैठा, अंकित के पीछे पूरा काफिला बैठा। फिर ये इधर ये भाई बैठे, इधर ये बैठे, ये एक आदमी नहीं है। जब यहां पे ये 20-22 लोग आए तो मैं संतुष्ट, मगर 20 काफिले आगे, है ना। एक समझदार हजारों को लिए घूमता है, और यही समझना है। अब यहां एक बिंदु आता है जो सबसे अहम है। आज जो संघर्ष है वो संघर्ष है समझने का और समझाने का, यही है ना, यही तो है। अच्छा, आप क्यों समझाओगे किसी को? बताओ जी। कोई, चलो आप मत बोलो, कोई किसी को क्यों समझाएगा? लाभ में, ठीक है जी। पहला है कि लाभ के लिए समझाएगा। नहीं, वो उसने बताया, आप अपना बताओ क्यों समझाएगा? प्यार के कारण जीवन मेरे उससे प्रेम लगाव है उसके लिए। प्रेम में तो ये भी लाभ ही है मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं अगर हम समाज में, तो हमने भी कितने इफेक्ट करेगा। हाँ, वही लाभ आ गया। ये मतलब लाभ में कई सारे टाइप के लाभ आ गए ना, परिवार का लाभ, सहयोग का लाभ, व्यवस्था। हाँ जी, अपनी व्यवस्था के लिए बढ़ाने
इसमें तो वही आ गया, लाभ में तो सभी कर दिए उसने। अपनी व्यवस्था बनेगी तो भी लाभ, स्वास्थ्य सुधरेगा तो भी लाभ, खेती बदलेगी तो भी लाभ, है ना, राजनीति बदलेगी तो लाभ, न्याय मिलेगा तो लाभ, तो लाभ कवर हो गया उसमें। अब ये करेगा तो, समझाएगा तो, पर समझाएंगे किसको? और जो जिसको समझाने जाओगे वो आपकी समझेगा, क्यों आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो आपकी माने? आपने ऐसा क्या तीर मारे जो आपकी समझे वो? भाई देखो, आपने किसी के ऊपर एहसान कर दिया है ना, तो मान लेगा वो, चलो भाई तेरी मान लूं, लेकिन आपको एक तो नहीं मनाना, आपको तो मनानी संग लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग मनाने हैं, समझाने हैं, तो वो क्यों मानेंगे? है कि नहीं? और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। यहां एक बात आती है, कोई समझेगा क्यों? लाभ में। कोई समझाएगा क्यों? लाभ में। एक और चीज है, कोई समझेगा क्यों? मजबूरी में। और कोई समझाएगा क्यों? वो भी मजबूरी में। है कि नहीं? भाई किसी को कोई परेशानी है, मान लिया शारीरिक परेशानी है, और आनंद भाई को उसका ज्ञान है उसको ठीक करने का, उन्होंने नब्ज पकड़ी, बोले ये कर ले, उसको आराम हो गया, तो वो तो फंस गया, वो तो आ गया ना लाइन पे। क्यों? क्योंकि जो उसकी समस्या थी, उस समस्या का समाधान इनके पास है। तो एक कंडीशन तो कि वो मजबूर था इसलिए आया, और जैसे उसका समाधान हुआ तो लाभ में आया। क्लियर है ना? तो इसलिए ये दो चीजें हैं, समाज में कुछ भी परिवर्तन आता है, या तो वो मजबूरी में आएगा या वो लाभ में आएगा। एक आचार्य ने बड़ी काम की बात कही थी, लाभ के लोभ में ये भारत हानि की हद तक चला गया। समझे इस बात का मतलब? फौजी साहब, मतलब केवल 4 शब्दों में ना सब कह दिया। लाभ के लोभ में हानि की हद तक चले गए हम। इससे ज्यादा हानि क्या होगी? पशु हमने खत्म कर दिए, बच्चे हमने खत्म कर दिए, नौजवानी हमने खत्म कर दी, परिवार हमने खत्म कर दिए, रिश्ते नाते हमने खत्म कर दिए, वातावरण हमने खत्म कर दिया, प्रकृति हमने खत्म कर दी, खेत हमने खत्म कर दिए, छोटा क्या, वनस्पति खत्म हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे गंभीर है। चले थे लाभ की तरफ, उस लाभ के लोभ में इतने गिरे कि हानि से मतलब अनलिमिटेड हानि आ गई, हद से पार हो गई हानि। अब बात यह है, हानि तो हो गई भाई, नुकसान तो हो गया समाज में, परेशानी तो आ ही रही है, लेकिन मजबूरी यह है कि समझाना भी अपने को। लेकिन क्यों कोई समझेगा हमारी? ये बड़ा सवाल है, कोई क्यों समझेगा हमारी, हम क्या हैं ऐसे? तो ये बिंदु है कि कौन समझेगा और किसको समझाना है, यह समझना बहुत जरूरी है ना? इसके लिए एक चीज को समझना, आप देखना, यहां पे है मनुष्य, यहां पे है पशु पक्षी, पशु लगा लो, वनस्पति। असल में देखा जाए मोटा मोटा यही है ना अपनी दुनिया में, संसार में। जब ये इसके पास जाता है तो अपने हिस्से के लिए थोड़ा सा खा लेता है। पशु खाता है कि नहीं? थोड़ा हाँ हूं कर दे रहा हूं है ना? और जब ये इससे ले लेता है तो देता क्या है? वापस इसको खाद दे देता है।
तो वनस्पति से पशु का काम चल गया, पशु से वनस्पति का काम चल गया, तो यहां समन्वय है, संतुलन है ना। इनको कहीं कोई परेशानी नहीं, आपस में कोई परेशानी नहीं है ना। फिर यहां देख लो, पक्षी अगर पेड़ पौधों के पास आया तो वहां से फल लिए, फूल लिए, जो भी खाया, और वापस क्या कर दिया, खाद दे दिया, बीट कर दी। अगर वो मरेगा भी तो वहीं गल के उनको खाद मिलेगा। तो यहां से यहां भी संतुलन है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब ये पशु और पक्षियों का, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, तो यहां भी संतुलन है। अच्छा, अभी ये बचा सबसे ज्यादा बुद्धिमान। जब ये यहां आया, जब पशु अब आदमी के पास गए तो इसको कोई दिक्कत नहीं, वो सहयोग करता है। घोड़े ने सहयोग किया, हाथी ने सहयोग किया, बैल ने सहयोग किया, गाय ने, जितने जीव है सब ने सहयोग किया। लेकिन जब ये यहां आया, इसने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो नहीं मार के खाया। हम मतलब मार के खा गए, उसके नीचे तो सारे बराबर ही आ गए। मतलब कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी, है ना, सबको खा गया। अब ये पक्षियों को देख लो, उड़ने वालों में जहाज को छोड़ के सबको खा गया, है ना। यानी हाँ, उड़ने वालों में आ गए ना फिर। ये पशुओं में जब मनुष्य के लिए आते हैं तो ये ठीक है, लेकिन जब मनुष्य पशु के पास आता है तो ये खराब है, नुकसान करता है इसका। और जब मनुष्य, ये पक्षी मनुष्य के पास आता तो फायदे के लिए जाएगा, और जब मनुष्य पक्षी के पास आएगा तो इसको काट के खाएगा। मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार या चेतन जीव मानने के बाद इसने सबको खा लिया। वनस्पति देखो कैसे पूरे के पूरे जंगल और शहर जल रहे हैं, हाँ, है ना। तो यहां क्या दिक्कत है, यहां एक चीज है कि जब आदमी के पास जा रहा है तो असंतुलन है, असंतुलन पैदा किया ना। और जब ये इसके पास जा रहे हैं तो संतुलन है। और जहां संतुलन है वहां समझ से आता है, जिसको समझ हो संतुलित रखेगा, जिसको नहीं समझ हो कचरा करेगा। और जहां असंतुलन है वहां क्या है, समस्या है। और जहां संतुलन है वहां समाधान है। ठीक है ना, कोई गड़बड़ हो इसमें बता दो। और समस्या कहां है, जहां हमें समझ नहीं है, ना समझी है। अब मेरे शरीर में अगर कैल्शियम बढ़ गया है तो मेरी नासमझी से बढ़ा ना, है कि नहीं। 10 ग्राम कैल्शियम चाहिए, वो 15 हो गया। मुझे नहीं समझ है तो 15 हो गया, समझ आएगा तो मैं उसको कम करके 10 पे ले आऊंगा। तो जहां जहां नासमझी है वहां समस्या है, और जहां समझ है वहीं समाधान है। तो अपने को इस बिंदु पे गहराई से समझना है कि समस्या कहां है, जहां नासमझी है, और समाधान कहां है, जहां समझ है। तो पूरी सृष्टि का जो कुछ भी है वो 2 ही शब्दों में है, जहां समझ है वहां समाधान है, जहां ना समझी है वहां समस्या, रोते रहो। मैं खेती को लेकर कितना ही चिल्लाता रहूं, पूरे देश में किसान रो रहे हैं, कभी एमएसपी के लिए लाखों किसान दर बदर भटक रहे हैं, कोई मर रहा है तो कोई किसी को गोलियां लगी है, सालों साल आंदोलन चलते हैं। क्यों? क्योंकि ना समझी है। मैं कई बार किसानों से मिलता हूं तो मैं उनको पूछता हूं कि मुझे तो एमएसपी की जरूरत नहीं है, और अगर मेरी मान ले किसान तो एमएसपी की जरूरत उनको किसी को भी नहीं है। कैसे? पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार, मेरा खर्चा हुआ नहीं 1 रुपया भी, बाजार में गया नहीं, तो जितनी पैदावार हुआ मेरी। अब मेरी मर्जी में उसको कैसे बेचूं, अपना भाव। क्योंकि मजबूरी बेचने की कहां होगी, जहां किसी का कर्ज देना होगा।
कर्ज कब होगा? जब मैं बाजार में जाके सामान खरीद के लाया होगा। तो मैं उस कर्जे वाली व्यवस्था को ही खत्म करूं, तो फिर मेरी चीज मैं कैसे बेचूं? अरे सरप्लस में, हाँ ये भी एक बात है। सरप्लस आपके पास है, आपने बेच दिया। मान लिया गेहूं आपके पास सरप्लस था और आपने बेच दिया 20,000 रुपए का, एक्स्ट्रा 20,000 का बिक गया। आपने क्या किया उससे? झाड़ू लगाने वाली को दे दिया। घर में झाड़ू लगाने, आज भाई, हाँ 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 भाई कहते कंबल ले दे। दे दे जल्दी। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, बता दियो भाई। हाँ मैं बता रहा हूं विकास भाई, हम ये चर्चा कर रहे थे भाई, हम किसी को क्यों समझाएंगे और कौन हमारी क्यों समझेगा। हम भटक तो रहे हैं, लेकिन कौन क्यों समझेगा और हम किसी को क्यों समझाएंगे, ये दो ही सवाल है। तो या तो लाभ में समझेगा या मजबूरी में समझेगा, और कोई समझाने भी जाएगा तो वो भी या तो लाभ में जाएगा या मजबूरी में जाएगा। अभी यहां से इसको हमें समझना है कि जो लाभ के लिए आप जाओगे, आपको कुछ समझ होगी तो ही तो समझाओगे। अब वो समझ होने के लिए क्या समझना जरूरी है? ये प्रकृति का जो 4 विभाग है, इसको समझना जरूरी है ना? मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, इसको खत्म कर दो तो सारी जगह संतुलन है। लेकिन जहां जहां ये पहुंचेगा, सभी को खा गया काट के। वनस्पति खत्म कर दी, जंगल खत्म कर दिए, पेड़ पौधे सब खत्म कर दिया, पहाड़ खत्म कर दिए। पक्षियों को एक भी पक्षी को नहीं छोड़ा जो नहीं खाया, पशुओं को भी नहीं छोड़ा, और तो और सूअर को भी खा गए। इससे ज्यादा क्या गिरेगा आदमी? तो यहां क्या दिक्कत है भी? यहां मनुष्य जो है, ये तीनों इन आयामों के साथ असंतुलन पैदा कर रहा है। और ये जो असंतुलन है, जैसे ये पैदा हुआ, यहां से समस्या बनी है। और ये कहां बनी? जहां हमें नासमझी लगी। तो जहां जहां नासमझी है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वही वही समस्या है। और जिसको समस्या का मतलब, जिसको समझ है, वहां समाधान है। अब यहां बात आती है कि कौन कौन नहीं समझेगा। देखो, जो सवाल आपके पास समाज में जाने के बाद आए, अगर वही सवाल आपके पास पहले पता हो तो आप बहुत आसानी से रहोगे, है कि नहीं? अब जैसे मान लिया गांव में चले गए और गांव वाला कोई मानना नहीं, उसने कोई ऐसा सवाल कर दिया जो मानने के लिए तैयार नहीं है, और उस सवाल का आपको पहले से पता है कि उस गांव में जाऊंगा ये सवाल आ सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको उसका पहले से पता था, है ना? तो जो समस्या और जो सवाल बाद में आने वाले हैं, कोई बात नहीं, उनका आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और अगर फिर तो स्टैंड और दे देना, अगर पहले से पता हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मान के चलो, गांव मतलब गली में एक सांड खड़ा, और आपको पता है कि ये मारना है, मतलब सींग मारता है, और आप उसके बराबर से बच के निकले, उसने सींग लाया, तो आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपको पता था उसके व्यवहार का। गुस्सा नहीं आएगा आपको। लेकिन आप आराम से चल रहे हो, आपने उसके व्यवहार का पता नहीं, बराबर से निकले और ठोक दिया पेट में, तो ज्यादा दिक्कत आएगी। तो हम उस लेवल पे अपने बौद्धिक स्तर को डेवलप करके चले, ताकि समाज में जो चीज आप सोच रहे हो, पहले से आपका पता हो कि समाज में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। आपने राजीव दीक्षित जी को सुना है ना, सवाल भी उन्हीं के और जवाब भी उन्हीं के, तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी। अब मैं खेती पे जब बात करता हूं, शुरू करता हूं, अच्छा जी देखो सारे किसान बैठे, आपके ये सवाल होंगे, तो सवाल मैंने पहले कर दिए और उसका समाधान भी दे दिया। अब वो खुश, बोले ठीक है जी, बात खत्म होगी। उलझन कहां होगी? जहां मैं किसी भी गलत स्तर के लिए भी तैयार नहीं हूं, कोई मेरे को बुरा बोलेगा, सवाल करेगा, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, तो मुझे आएगी दिक्कत।
और अगर मैं पहले से तैयार हूं, मेंटली प्रिपेयर हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां जो पॉइंट है कि कौन नहीं समझेगा, उसके 3 बिंदु है। पहला पॉइंट है, एक शब्द है आग्रह करना। आग्रह करना यानी निवेदन करना, या मतलब उसको समझ लेना, आग्रह। तो एक है पूर्वाग्रह और आग्रह, इसको पूर्वाग्रह ही बोलते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब क्या है? मैं यहां बोल रहा हूं, कोई एक साथी बराबर से बाहर से निकल रहा है, उसने अपने मन से बना लिया कि अरे ये पता नहीं ये ज्ञान दे रहे होंगे फालतू का, अब उसको नहीं पता मैं उसके काम का हूं कि नहीं। तो उसने वो अच्छा भी बना सकता है मेरे बारे में विचार, और वो बुरा भी बना सकता है, तो वो पूर्वाग्रही है। तो ऐसा आदमी कभी भी समाज के लिए ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि वो कभी भी सही आदमी को गलत मान बैठता है और गलत आदमी को सही। तो ऐसे आदमी को छोड़ दो, उसको राम राम कर दो, कोई बात नहीं भाई, बाद में देखेंगे। दूसरा है दुराग्रही। दुराग्रही का मतलब क्या है? उसमें तो अच्छा भी सोच सकता था, इसमें बुरा ही सोचेगा। भाई ये अंकित तो रह रहा है, इसने तो ये पागल बनाने, फालतू की बात करनी लगा रहा है, बस समाज क्या ऐसा। तो बुरा, जैसे ही ये विचार बना, उसके कान बंद, सुनेगा नहीं, चाहे कितना भी अच्छा बोल लो। फिर आप, क्लियर हुई बात? तो ये जो व्यक्तित्व हैं समाज के, जैसे आप समाज में जाओगे इस कक्षा के बाद, इस चर्चा के बाद जो हम कर रहे हैं यहां पे, उसके बाद आपको लोग दिखेंगे कि ये आदमी तो टाइम से पहले ही तेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये नहीं समझेगा, या ये बुरा ही सोच रहा है, ये नहीं समझेगा, है ना। और एक होता है हठी। तीसरा क्या है? जो हठ पकड़ लेता है वो कभी भी काम नहीं आ सकता समाज के। और ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कभी भी जिद नहीं करनी, क्योंकि वो आपका समय खाएगा, ऊर्जा खाएगा, और वेस्ट जाएगी वो ऊर्जा, कभी भी। समझ गए? चौथा पॉइंट जो है, असल में जो आदमी है जिसकी हमें तलाश है ना, वो है सत्याग्रही। सत्य का जो आपकी पूरी सुने, आप उसकी सुनो, और सुनने के बाद, चर्चा करने के बाद, सार्थक चर्चा करने के बाद पता है वो अगला बोले कि भाई ऐसा है, ये बातें हैं। जब उसके सवाल क्लियर हो जाए, फिर वो बोलेगा भाई बात ठीक है। ऐसे व्यक्ति ढूंढने हैं। कभी भी भीड़ नहीं बदला करती कुछ भी। कभी ये लगे कि पूरा देश बदलेगा, देश को जगा देंगे, कुछ प्रतिशत लोग जगा दो आप, और देश में क्रांति देखो। और वो गिने चुने लोग होते हैं, गिने चुने। आपका ये जो दृष्टिकोण है, ये समाज में 4 तरीके के व्यक्तित्व को, 4 तरीके के बौद्धिक स्तर को जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आपको पागल बोलना बंद कर देंगे, जो मुझे करना आपके लिए। मैं ये चाहता हूं कि जब आप समाज में निकलो, एक भी आदमी ना बने जो आपको पागल बोलता हो। क्लियर है ना? अरे मैं लगा पड़ा हूं, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली और समाज कह रहा पागल है। भाई राम राम, हम तो अपने बालका ने खिला लेंगे, और हमने क्यों ठेका ठाना भाई? ठीक है ना? तो इसीलिए अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा उठाओ कि आप समाज के इन 4 तरीके के व्यक्तित्वों को टक से पहचान लो कि ये आदमी चर्चा कर रहा है, ये आदमी बहस कर रहा है, ये पूर्वाग्रही होकर बैठा है, ये दुराग्रही होकर बैठा है। जैसे समझ जाओगे, आपके चर्चा का स्तर वैसा ही ऊंचा और वैसा ही नीचा आ जाएगा। एक बात कही गई आपने अगर सुनी हो तो, कि किसी मूर्ख से चर्चा कर रहे हो तो समझो वहां 2 हैं। समझ आएगी बात? 2 मूर्ख। मूर्ख से अगर ज्ञानी भी चर्चा करेगा तो मूर्ख ही है वो। तो जहां एक जगह भी लगे हट है, दुराग्रह है, पूरा छोड़ दो। अपने को नहीं समझाना भाई, उनको समय और ऊर्जा अपने पास नहीं है इतनी। समझ गए? तो इसमें
4 बिंदु समझ आ गए? क्लियर है? बोल दो। बोल देनी। जब हम बैठे हैं जी, हाजिरी ले ले वो तो सारे जब हम समझा रहे हैं तो वहां तो सारे ही बैठे होंगे, फिर समझाना तो पड़ेगा एक बार। देखो मेरा तो अपना तरीका है। अगर कोई ये समझ आ जाए ना कि ये फालतू बोल रहा है, बोला भाई साहब आपकी बात जमा ठीक, उन्हें चुप कर दो वही। फालतू क्यों बहस करनी उसके साथ? ना ना ना, उसका अगला भी पॉइंट है, भाई साहब आपने बात तो ठीक है लेकिन यो ऐसा हो सका है, अपनी बात को ज्यादा प्रभाव से डालो फिर। क्योंकि क्या चीज है, समाज का एक समाज की मानसिकता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत सिद्ध नहीं करना चाहता, चाहे कितना ही मूर्ख हो, है कि नहीं? बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं धारणा, लेकिन इसमें तो ये जो बताया है जी, आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हो, अब जो इस मुद्दे पे पूर्वाग्रही होगा ना, वो व्यक्ति किसी भी स्तर पर समझने को तैयार ही नहीं होगा। देखो एक छोटी सुनो जी, देखो सारे चर्चा करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। एक चीज समझना, क्या हुआ, मेरा जो व्यवहार है बहुत शांत रहता है, कहीं वो नहीं होता। एक जगह एक गांव में गया मैं, और जब मैं खेती की बात कर रहा था तो वहां पे एक ऐसा आदमी बैठा था जिसकी खुद की यूरिया डीएपी की केमिकल की दुकान थी, समझ गए? बिल्कुल साइड में। और एक उसकी आड़ लेके एक ताऊ बैठा और उसके मजे ले रहा, भाई यहां से तो दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा तो ये हो जाएगा। मैं 2-4 मिनट तो सोचता रहा, मगर ताऊ बात इसी है, मैंने अपनी चर्चा करनी है, जिसको ठीक लगा वो मान लेगा, जिसको नहीं लगा वो नहीं मानेगा, फिर भी नहीं मानना हो। फिर मैं बोला, मैं ताऊ तेने घर तक पीछे दिए थे कि मेरे तक अपने घर का तेल फूक कर बकवास लग रहा कर तू, 2 मिनट कराओ गोली हो लिया, फिर मैंने अपनी चर्चा आराम तक करी। अरे जो आदमी जिस स्तर का उसको वही रखो ना, जो बेहुदा है उसको वही रखो, उसका लेवल वही सेट करो। और लेकिन इतना अंतर होना चाहिए, ऐसा ना हो आप एक बार गुस्से में आए और क्या पता आधा घंटा गुस्से में ही रहे ना, जैसे आपने धमका दिया अगली 1 सेकंड में टक से ठंडा और अपनी चर्चा शुरू कर दी। यह नियंत्रण आपका बौद्धिक स्तर पे होना चाहिए तो बात बनेगी। तो अभी जब हम समाज में जाएंगे, जा तो रहे हैं पहले से, अभी जब हम अपने साथियों से या समाज में गांव में बात करेंगे तो वो इतने शानदार तरीके से करनी है कि अब के बाद जब आपसे चर्चा हो हमारी तो ये लगे सुनील भैया बना अपने पंगे होने बंद हो गए या कोई विरोधी होना बंद हो गया, विरोधी बनता ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं समझ पे, है ना? तो समझ पे जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक जैसे पॉइंट है, कैसे कोई समझेगा, तो या तो डर में समझेगा या लालच में समझेगा, और कहां समझेगा, अगर मजबूरी में होगा तो वहीं समझेगा, है ना? डर में होगा तो भी सुनेगा, तो ऑन द स्पॉट समझेगा। और अगर आपने ये ट्रिक पकड़ ली तो बात बन जाएगी। मान के चलो मैं यहां पे पूरी चर्चा करता हूं, समाज में अपने बात बताने के बहुत सारे तरीके हैं, और जहां पे हम आज जिस प्रांगण में बैठे हैं वो संगीत का प्रांगण है ना? तो जो अपनी टीम है भाई विकास जी की, वो संगीत के माध्यम से कमाल कर रही है, वो उनका अपना तरीका है। मेरा गला ऐसा नहीं है कि मैं गा के सुना दूं, तो मैं अपना भाषण दे लूंगा भाई, चल जाएगा काम तो एक ही है ना। तो अपने को अपने अपने बिंदु छांट लेने हैं कि मैं कहां मजबूत हूं वहां काम कर लेंगे, और कहां कमजोर हूं वहां छोड़ देंगे। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट निकल के आएगा। अब बात ये आती है कि जो मजबूर है वो कौन है? भाई मजबूरों को समझाएंगे तो हम, लेकिन है कौन मजबूर? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अगर मैं जाता हूं कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ पास, तो वो महा मजबूर है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी का तांडव है। तो हम समझा सकते हैं ना। अगर मैं जाऊं मजदूर के पास, तो मजदूर कई पूरे साल की दिहाड़ी सरकारों ने खा ली, तो वो भी मजबूर है। और उसके बदले में जो 2 रुपए किलो मिल रहा है उनको,
वो फोर्टिफाइड है, यानी भयानक केमिकल। तो वो फ्री में जो मिल रहा है ना, फ्री के चक्कर में वो अपनी मौत लेके आ रहे हैं। ये भी समझा सकते हो, क्योंकि वो भी मजबूर है। इसका पूरा चिट्ठा कल चर्चा करेंगे। आज के समय में अगर बात करो व्यापारी की, दुकानदार की, तो दुकानदार का क्या हुआ, जैसे जैसे ऑनलाइन सिस्टम बन रहा है, सब मक्खी मार रहे हैं, मजबूर वो भी है कि नहीं। व्यापारी जैसे ये टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं, व्यापारी मजबूर व्यापारी भी है। समझ गए। और पॉइंट अगर देखो, कर्मचारी जो परमानेंट थे उनको डीसी रेट पे लाया जा रहा है, तो मजबूर वो भी है। यानी पूरे सिस्टम में जब से हमने अपनी खेती की जड़ों से कटे हैं हम, तब से हर वर्ग का हर व्यक्ति परेशान है। हो रहे ना परेशान। इसके मूल में, परेशानी के मूल में ये खेती का है। हाँ जी, हाँ जी, इस पे डिटेल में बात करेंगे। छात्र परेशान, शिक्षक भी परेशान है ना, क्योंकि शिक्षकों को शिक्षण का काम तो दिया ही नहीं जाता। पूरा साल भर या तो इलेक्शन आ जाते हैं, या किसी के आधार कार्ड बनाने होते हैं, या किसी को टिक्के लगाने होते हैं। यही तो काम शिक्षण का रह गया शिक्षकों का। और शिक्षण जो है, हाँ वही मतलब नंबर आते रहता है, वो जनगणना का आ गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो वो शिक्षण का काम खत्म करके वो केवल और केवल फालतू के कामों में लगाए रहते हैं। और जब वो फालतू के काम लगते हैं, वो बच्चे जो सरकारी व्यवस्था में जुड़े हुए थे, अब वो हो गए बर्बाद, क्योंकि पढ़ाई नहीं रही। और फिर उसका परिणाम क्या, जो अपन ने दिन में चर्चा करी, स्कूलों का निजीकरण। देखो कैसे घुमा घुमा के मारा गया है। अब इतने सारे बिंदुओं को आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे वो माला का मोती होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जोड़ने पड़ेंगे आपको। हाँ, इसमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपके सहयोग में हूं, लेकिन निकलना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं, है ना। जहां ये लगे सुनील भाई यहां परेशानी आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, वहां क्यों नहीं हो रहा, तो ये समझना है, और इसी के साथ समझ के हम चलेंगे। एक बिंदु है कि आज जैसे हम बात कर रहे थे दिन में भी, जितने सारे बच्चे या तो पैदा ही नहीं हो रहे, या पैदा हो रहे हैं तो लगभग किसके हैं, कट मार के ऑपरेशन के। क्यों है वो, क्योंकि जो बुजुर्गों के पास था वो हमने छोड़ दिया। और जैसे उस रियल और मतलब विशुद्ध विज्ञान से हम दूर हुए, तो आज हर कोई परेशान है ना। एक और चीज थी जो अहम है, एक बड़ा सवाल और बड़ा कचरा दिमागों में जो डाला गया है स्कूलों में। मैं कॉलेज में पढ़ता था 6 से 10 के बीच में, तो एक सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट क्या था, इन्वायरमेंटल स्टडीज। फालतू का सब्जेक्ट। और पता उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान किस चीज पे था, एड्स पे, कंडोम पे। जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर का एरिया है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, प्रजनन अंगों से जुड़ा हुआ सारा वो कचरा था। और उसमें केवल एक ही चीज बताई, ब्रह्मचारी नहीं रहना, जाओ तो गंद मचाओ, बस ये पॉलिथीन ले जाओ। और ये बात कॉलेज के लेक्चरर क्लास में बताते थे, जहां पे 25 मतलब 20 22 साल के लड़के लड़की एक साथ बैठे हैं, तो उनके लिए तो ओपन हो गया सब। अब ये जो ओपन सेक्स वाला मटेरियल है, इसने इतना तांडव कर दिया, पूरा का पूरा समाज आज ना तो किसी लड़के के लिए कोई लड़की बहन है, और ना किसी लड़की के लिए कोई लड़का। 8वीं कक्षा में भी यही पढ़ा रहे हैं सारे को जीरो से। अच्छा मैं बताता हूं आपको, भाई बहन में शादी कर, अरे वो तो दूर चले गए, आप तो बड़ी उम्र में चले गए। मैं बताता हूं आपको, मुझे जिस चीज की बीमारी लगी पड़ी है, वो बीमारी क्या है। अब बेटा है मेरा 6 साल का, स्कूल में गया और मैंने मतलब 5 साल से पहले उसको भेजा नहीं, 5.5 को गया, तो मैं चल भाई बच्चे मिल जाएंगे इसको खेलने के लिए, चला गया। एक दिन वो पर्ची लेके आया, एक पिताजी देखो एक लड़के ने दी मुझे ये, और क्या बोल रहा, उस पे लिख रहा ILU। अब जो बच्चा पहले दिन या 2-4 दिनों स्कूल में गया, उसको तो पढ़ने का पता भी नहीं।
आप तो कह रहे हो बड़ी क्लासेस का, मैं आपको पहले दिन दूसरे दिन जाने वाले बच्चों की हालत बता रहा हूं। उसने बोला कि एक काम कर, ये पर्ची उस लड़की के पास फेंक के भाग जाना। और उसने मेरे को ये बात बताई, मेरा तो सिर हिल गया। मैंने उसको फिर ये बोला, बेटा एक बात बता, भागना क्यों है? अगर ये पर्ची है और इसको आपने किसी लड़की को दे दिया, किसी बहन को दे दिया, तो भागना क्यों है? बोले पता नहीं पिताजी क्यों दिया, इस पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। आप तो 12वीं की, पता है क्या चक्कर है ये? जो 12वीं का बच्चा है वो अपनी चीज शेयर करता है 11वीं से, 11वीं वाला शेयर करता है 10वीं से, 10वीं वाला 9वीं से, ये यूकेजी और एलकेजी तक है। आप कहां खोए हो? और मुझे उस दिन से मतलब नींद नहीं आती। मैं उसको ये रटवाते रटवाते मर गया हूं। मातावत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मैं उसको रटवाते रटवाते मर गया। भाई दूसरी कोई भी मां बहन बेटी है वो अपनी है, अपनी मां बहन बेटी है। दूसरे की चीज मिट्टी है और हर कोई जीव अपनी आत्मा जैसा है। मैं तो ये रटवाते रटवाते मर गया, लगा पड़ा हूं। और उसको स्कूल में क्या परोसा जा रहा है? जिस बच्चे ने उसको वो पर्ची दी उसकी गलती है क्या? वो तो बच्चा है, उसकी क्या गलती है? तो जो पतन का स्तर है उसको आप लोगों को, यानी जो समझे हुए साथी हैं, उनको बहुत गहराई से उतरना पड़ेगा। ऐसे बात बनेगी नहीं, लाइटली लेके काम नहीं चलेगा अंकित भाई। लेकिन एक संतुलन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तनाव का और समाज का, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने अध्यात्म पे, मंत्रों के उच्चारण पे, जो यहां के सिस्टम को संतुलित रखे। नहीं तो ऐसा ना हो कि पागल हो जाए, आंखें सूज जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, इतना चिंतन करते करते पागल हो गए। कितने सारे साथी बड़े परेशान हैं। लेकिन अपने को एक काम करना है, मान के चलो मैं मेरे गांव में अकेला घूम रहा हूं, अकेला घूम रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं ही हूं बस गांव में, यही तो लगता है। अच्छा मेरे को यह पता चल जाए कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक वो ऐसे 50 एक साथी हैं। मैंने क्या किया, एक दिन उनको इकट्ठा करके बुला लिया। अब एक नहीं बचा, अब हर एक के लिए 49 हो रहे। तो वो जो मजबूती दिखेगी ना, को 50 है और अब तो और मजबूती से खींच देंगे काम को। ये अपने को करना है अब। इसलिए आप सबको एक साथ बैठाया। और सबसे काम की बात ये है, जब ये लगे अच्छा ये महाराष्ट्र से, अच्छा ये बिहार से, अच्छा ये पंजाब, ये यूपी, ये एक जो समन्वय है, जो ये मुट्ठी बंद होगी, ये एक ताकत का काम करेगी अपने लिए। और कल अगर आपको यह पता चले कि आनंद भाई ने महाराष्ट्र में 200 लोगों की ट्रेनिंग तैयार कर दी, तो अपने को कितनी मजबूती आएगी? बोल तो दो, आएगी क्या? चाय पीने का जिक्र है? अच्छा फिर ठीक है। बता नहीं का जो प्रेजेंट में ठीक है, क्लियर हो रही है बात? हाँ, तो ये क्लियरिटी जरूरी है। और थोड़ा थोड़ा मेरे तक बता दे रहो, भी सो तो नहीं गए कदे मैं हूं बोलता रहूं और सुते हुए तो बता दूं। देखो ये जो चर्चा चल रही है, ये आपको केवल एक ही बात बताने के लिए है कि जब भी आप समाज में जाओगे, एक शब्द भी बिना जरूरत का नहीं बोलना। जो या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिनकी बोलने का काम है, और जो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा ताकत के साथ गाते हैं, उनको शाम को पूछा करो पेट की हालत क्या है। गलत तो नहीं कह रहे बड़े भाई? आते खींचिए, ऐसे ऐसे खींचते हैं जैसे ऐसे रबड़ की तरह खींच दी हो। तो आपको ये जो खिंचाव आता है शरीर में, ये एनर्जी के खर्चे से आता है।
तो वेस्ट नहीं करनी एक ग्राम, एक जूल एनर्जी भी। जहां जरूरत हो खुल के, और जहां जरूरत नहीं है एक शब्द भी नहीं, बाढ़ में गया सौदा सारा। क्या पड़ी हमें भाई वेस्ट करने की? और जिस दिन आप सुबह से शाम तक इस मूड में रहना शुरू करोगे, शाम को ऐसी नींद आएगी जैसे घोड़े बेच के सो गए हो, सुबह फिर उठेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है अपने उसमें, जब शुरू शुरू में मैंने राजीव जी को सुना था, जिस दिन मैं कुछ एक दो आदमी को या किसी को भी नहीं समझा, मतलब बात कर पाता था, उस दिन मैं शाम को ये सोचता था आज तो तूने दिन वेस्ट कर दिया, एक भी आदमी से बात नहीं करी। अब वो तो अपने को छांटना है, किसको समझाना है, किससे नहीं, किससे बात नहीं करनी। तो ये कब से सुनना शुरू किया था राजीव? 2011 में सुना था जी। हाँ जी। देखो अब क्या है, ये अपने को पता चल गया कि यहां हमारी समस्या है नासमझी की। जितनी समस्याएं सारी नासमझी की हैं, और हमें समझाना किसको नहीं है, ऐसे 3 लोगों को समझाना किसको है, इसको। ठीक है, जो सच मतलब सही को सही और गलत को गलत मानने के लिए टक से तैयार हो, बस वही समझाना है। यह वैदिक सिद्धांत है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए, एक सेकंड भी ना लगाओ, छोड़ दो, क्योंकि फायदा आपका ही है। अब इसमें जो कंडीशन है कि जो समझाने का परिणाम है किसको मिलेगा, भी आप समझाने गए, किसको फायदा होगा इससे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो समझाने के बाद फायदे में रहेगा। ये आपके जो सवाल हैं जो बार बार आपके दिमाग में उठेंगे, जैसे कई जवानों ने मेरे को बोला कि ये बातें जो आज सारा दिन में हुई ये तो दिमाग में चलती थी और इनका समाधान भी नहीं मिल रहा था, लेकिन आज काफी रिलैक्स लग रहा है, हो रहा है ऐसा। तो ये जो चर्चा है ये असल में दुख है जिंदगी का, कि भाई मेरे जैसे मिलते ही नहीं। तो जब मेरे जैसे आपको मिलेंगे और आपको मिलेंगे मेरे जैसे, तो ये एक साथ मिलके जब चलना शुरू होगा तो बात बनेगी। क्यों? क्योंकि जो दर्द है एक दूसरे का वो साझा होगा, दुख साझा होगा तो वो संतुलन में आ जाएगा, तो बात बनेगी। यो है तो बताओ किसको फायदा होगा, किसको परिणाम मिलेगा। यानी आप समझाने गए और आप 20 लोग गए तो वो भी तो कह रहा था यो नहीं है तेरा नहीं, वो एक एक्स्ट्रा देंगे जो खुद देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो सवाल बताओ, इसका सवाल का जवाब बताओ, किसको मिलेगा परिणाम, किसको सही लगेगा कि हाँ सही है। दोनों को, और फिर जो समझाने गया था उसको ज्यादा, उसको जो समझाने गया था, दोनों को फायदा होगा उसको तो है। कोई और बताएगा भाई? जिसने कर्म करे फल तो उसको मिलेगा। नहीं, कईया ने तो कर्म करके भी नहीं मिलता, के बरा कोई नालायक मिल जाए नहीं। मैंने तो कर दी, कर्म कर दिया, कुछ भी नहीं पाया, 1 घंटे बाद कह रहा है जान है तेरे पर के बहुत फिर है, बता क्या करेंगे। हाँ देखो क्या है, इसको इस तरीके समझो, केवल वही व्यक्ति खुश होगा और उसी व्यक्ति को परिणाम मिलेंगे जो सामने वाले के मनोविज्ञान के साथ चोट मारेगा, बस, और कोई समाधान ही नहीं है दूसरा, है कि नहीं। मनोविज्ञान पे कल चर्चा करेंगे, कौन व्यक्ति कैसे काम करता है, कौन व्यक्ति कैसे सोचता है, इस पे भी बात करेंगे। तो जो व्यक्ति जैसे सोचता है उसको वही दे दो, ठीक है ना। क्यों अपने को पंगे लेने हैं। तो यहां जो पॉइंट है वो ये है कि जो मनोविज्ञान से खेलेगा बात उसी की बनेगी। अब एक चीज और है, हमने ये कहा कौन समझेगा और कौन समझाएगा, तो एक पॉइंट निकल के आया था, जो मजबूर होगा वही समझेगा और जो मजबूर होगा वही समझाएगा। आज हम मजबूरी तो बैठे, हाँ जी, मजबूर नहीं हम, हमें भाई इस चीज की मजबूरी है कि समझ तो हमें आ गई लेकिन समाधान नहीं मिल रहा, इसलिए हम मजबूर हैं, चलो समझाएंगे, है
भाई मान के चलो मेरा बच्चा है और मेरे को उसकी जिंदगी के लिए चिंता लग रही है कि भाई ये तो दिक्कत में आएगा, तो मेरी मजबूरी है उसको बचाने के लिए काम करना। तो समझाना भी मजबूरी और समझना भी मजबूरी। अब मैं उन विषयों को भी समझने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने कभी 22 साल तक बीटेक तक नहीं पढ़े। मैंने खेती कभी नहीं देखी, खेती का एग्रीकल्चर का एक कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन जब मैंने उसको समझ लिया तो मैंने सारा सौदा छोड़ के उसी को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं बीमार नहीं होना चाहता। मैं अपने धन को जितना भी मैं कमाता हूं उसको डॉक्टरों को नहीं देना चाहता। वो विकास भाई कल ही सुन रहा था मैं कि धन को खा जाते हैं वैश्य, क्या था वैसे, हाँ वैश्य वैद वकील। कब? जब मुझे उस धन की समझ नहीं है या जीवन की समझ नहीं है, वो धन कहां खर्च करना है इसकी समझ नहीं है, तभी तो पंगा पड़ेगा। तो जहां ये कंडीशन लागू होंगी, जहां ये नियम टूटेंगे, वहीं खत्म हो जाएगा सारा। तो इसीलिए मजबूर है कौन? समझने वाला भी और समझाने वाला भी। तो यहां से एक बात निकलती है, तो सफल कौन है? मनोविज्ञान को समझने वाला, बस इसका एक ही बात है, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। ये तो चर्चा लगभग हो ही गई कि अगर कोई मजबूर है तो क्यों है, भी मजबूर समझेगा तो क्यों है। अब मजबूर की अगर बात करें तो जो परेशानी में है, जिसको दिक्कत है, अब आपने एक कहावत तो सुनी होगी, वो कहावत ये है कि जिस दुख तिरक पकड़ ले तो वो तो पीछे पीछे हो लेगा, बोले ना। अगर कोई वैद्य है, अगर वो झट से बीमारी पकड़ ले तो बीमार किसके पीछे पीछे? वैद्य के पीछे पीछे। बस यही है, इसको ही समझना है कि जो मजबूरी को समझ लेगा और जो आपके दर्द को समझ लेगा, वही आपका साथी है और आपके साथ हो लेगा। ये जो परेशानियां आई, जो मैंने आपको मजबूरी बोला, और मजबूरी किसकी परेशानी की, तो जो ये मजबूरियां आई हैं, ये मजबूरियां कहां से आई? देखो, मैं तो अपने बचपन की देख रहा हूं, 25 साल पहले समाज में कोई मजबूरी नहीं थी, बताओ, नहीं थी ना, बेरोजगारी नहीं थी, सब अपने अपने काम पे थे। सारे के सारी 36 बिरादरी बोलते हैं हरियाणा में, 36 की 36 बिरादरी अपने काम पे थी, कोई मजबूरी नहीं थी, नहीं थी ना। तो सब अपना तरीके से काम कर रहे थे। जैसे जैसे मानसिक खेल खेला टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो वो सारी की सारी चीजें आई। इसका एक अलग से साइकोलॉजी है। जैसे मैंने आपको दिन में बताया कि जब उनको ये पता था कि ये समाज टीवी नहीं देखता, तो उनको सबसे गहरी चीज क्या दी? आस्था। रामायण महाभारत ये सारी चीज आस्था की दी। और आस्था से एक बार ऐसा जुड़ा, जब आप देखोगे स्क्रीन का पेटेंट चेक करना आप गूगल पे, मोबाइल स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन, तो पता चलेगा आपको वो पेटेंट है माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से, माइंड कंट्रोल डिवाइस के नाम से पेटेंट है स्क्रीन। इसलिए ये जो एक बार किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल चला जाए, मजाल आप छुड़वा दो, इतना माइंड कंट्रोल है। तो जिस चीज का आविष्कार ही अपने दिमाग को हाईजैक करने के लिए हुआ हो, उसमें कई लोग ये बोलेंगे अरे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं तकनीक के। अगर 100 फायदे होते हो और एक नुकसान होता हो, फेंक दो उसको, वो काम की नहीं है भाई। समझ रहे हो? पहले मैं भी देख रहा था, इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट चलते चलते मैं कुछ भी अच्छा कंटेंट देख रहा हूं, बराबर में नंगी वीडियो आ गई। अब मैंने इंटरनेट बंद कर दिया, आज तो उससे भी ज्यादा बवाल हो गया। कॉल कटी और कॉल कट के जो नंबर आता है ना, उसके नीचे वीडियो चल रही है। करो क्या करोगे? आ रही है ना? तो ये जो सारे के सारे बिंदु हैं, इनको एक एक करके ये देखना कि ये चीज अगर बढ़ती है तो मेरे घर में क्या असर करेगी। क्यों? हम तो जोर लगा रहे हैं कि हम 20 लोगों को अपने जैसे तैयार कर दें,
लेकिन उनको पता कहां तक पहुंचे हुए हैं? पहले गांव में एक टीवी, फिर मोहल्ले में एक टीवी, फिर परिवार में एक टीवी, फिर घर में एक टीवी। अब तो जितने कमरे उतने टीवी, है ना? और अब तो कमरों की भी जरूरत नहीं, जितनी जेब उतने टीवी, है ना? और एक चीज देखो, सबसे निजी रिश्ता पति पत्नी का है, वो हरामखोर वहां तक पहुंचे हुए हैं, और हम कहां तक पहुंचे? अभी तक तो यही नहीं समझ आ रहा शुरू कहां तक रहा है। क्यों? तो बड़ा बवाल है। लेकिन ये दोनों चीजें देखो, आप अगर मेहनत करते करते हमेशा मस्त अंदाज में जी चलोगे तो बात बनेगी। मैं नहीं चाहता कि इतनी गंभीर गंभीर बातों को समझने के बाद कोई भाई परेशान हो जाए ना, भाड़ में गया सौदा। अगर अपना आप ही नहीं बचेंगे तो दूसरों को क्या बचाएंगे फौजी साहब? है? अच्छा, वो आप कह रहे थे कि मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, इस पे पेटेंट वगैरह कुछ क्या कह रहे थे? उस देखो क्या होता है, पूरी दुनिया में अगर किसी ने कोई खोज करी है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन को अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डालो तो वो आता है पेटेंट के नाम से, ठीक है? और उस पेटेंट का पूरी दुनिया में एक ही नंबर होता है, क्योंकि वो एक ही पेटेंट होता है। तो जब हम स्क्रीन को चेक करेंगे, नहीं तो मैं डाल दूंगा आपको पीडीएफ एक दो दिन बाद, वो स्क्रीन का पेटेंट नाम से है माइंड कंट्रोल डिवाइस के नाम से। वही वो सिस्टम उन्हीं का है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का। हाँ हाँ हाँ, जो टेक्नोलॉजी वाले हैं ना, जैसे वो क्या है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितनी है वो क्या है, कंपनियां हैं। तो जो टेक्निकल है वो टेक्निकल का है, और इसमें इन्होंने एक और काम कर रखा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कैटेगरी बना रखी है। जैसे मान लिया आप फूड लाइसेंस लेने जाओ FSSAI का, तो उन्होंने कैटेगरी बना रखी है, फर्स्ट कैटेगरी में ये चीजें, सेकंड कैटेगरी में ये चीजें। तो ऐसे ही पेटेंट के लिए भी कैटेगरी है, 64 कैटेगरी है ना? तो वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीजें हैं। इसमें ये होगा, इसमें तो फिर आएगा कि 30 से 32 में या 35 से 37 में टेक्नोलॉजी वाली आएंगी। तो वैसे ऑनलाइन सिस्टम में और वहां सरकारों में ये होता है, और ये चलता है सारा का सारा सरकार के विभागों के हिसाब से। जैसे मोबाइल है, टेलीकम्युनिकेशन है, तो इसकी एक संस्था है TRAI, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे ये NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। यहां से कंट्रोल होगा डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट से कंट्रोल होगा मुख्यमंत्री के ऑफिस से, मुख्यमंत्री के ऑफिस से कंट्रोल होगा PMO से, और PMO से कंट्रोल होगा फिर UNO से। और UNO में कौन बैठे हैं? वन वर्ल्ड वन नेशन वाले, वन वर्ल्ड वन करेंसी वाले, वन वर्ल्ड वो। और उनका टारगेट है, इस पे कल सुबह बात करेंगे, खैर ये लंबा विषय हो जाएगा। एक पॉइंट है जो खासकर अपने बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते थे, आज नहीं समझते। मैं आपको एक नई चीज बताता हूं जो अलग एंगल से देखने की जरूरत है। किसी ने नींद तो नहीं आ रही? पक्की बात, उड़ गई। हम ये कह रहे हैं कि परेशानी है कहां से? टीवी से। टीवी पे क्या है? टोटल झूठा प्रचार है ना, टोटल झूठा प्रचार है। अब ये झूठे प्रचार से परेशानी कैसे आती है? ये चीज इन्होंने हमारे ही सिस्टम से पकड़ी। पंचतंत्र की कहानी कहती है, एक झूठ को हजारों बार बोलोगे तो वे सच लगने लगेगी, कहती है ना? बताओ, आप नहीं कहती तो ऐसे ऐसी तो लगने लगी। आप, मैं बताता हूं आपको, आप अपने घर में जाइयो, खैर इन भाइयों को सबको पता ही होगा, और अपनी घरवाली को बोलना कि भगवान ये जो ओठा पे लिप है ना, इसमें लेड है बहुत ज्यादा, शीशा है इसमें, और 1 महीने में कम से कम 5 ग्राम तो खाई जावे, क्योंकि जो चीज ओठ पाई वो तो अंदर ही जाएगी। अब जो शीशा है जो होठ पे लगा है, महीन बहुत बारीक,
अब वो जो जीभ के साथ अंदर जा रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर का और यूट्रस कैंसर का सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है। गर्भाशय का कैंसर। तो इसको आप समझा के देखना, आप मना के दिखा दो भाई। बिरला भाई, ये ताली एक बार ताली होनी चाहिए। देखो सुनो सुनो, मना तो मैंने भी रखी, मना तो इन भाइयों ने भी रखी होगी। जब आप एक काम करा, मान के चलो ये गांव उमरावत है, इसकी जनसंख्या 5000 है, 5000 में तो अगर 5 आदमी मना लेंगे तो वो गिनती में नहीं आंदे। बात परसेंटेज की होती है। जब कोई सिस्टम को इफेक्ट करना होता है तो परसेंटेज गिनी जाती है भाई। एक आदमी केवल और केवल मार्गदर्शन की बात करता है। तूने देश को दिया सब कुछ, देश तुम्हें क्या देगा, है ना, अपना खून गर्म करने को नाम तुम्हारा लेगा। इतनी लाइनें हो सकती है एक आदमी की। भगत सिंह को देख के कह सकते हैं कि उस भगत सिंह के खून को देख के हमें भी गर्मी मिलती है, चंद्रशेखर आजाद के खून को देख के हमें भी गर्मी मिलती है, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं है। और ये समाज कैसे चल रहा है, चाहे चल तो झूठा ही रहा, वो लोकतंत्र से चल रहा है ना। तो लोकतंत्र तो संख्या का है, और संख्या चाहे भेड़ों की और चाहे मूर्खों की हो, है जी भाई, ठीक है ना। तो ये जो देखो भाई ने कितनी देर सोच का गया ये चिंतन। देखो अब बात यह है कि झूठ कितने फैलाए गए, इस पर थोड़ी चर्चा कर ले। मैंने कुछ बिंदु लिख रखे हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी का पूरा झूठ, मोबाइल टेक्नोलॉजी और झूठ के लिए टोटल। फूड टेक्नोलॉजी का झूठ, देखो मोबाइल टेक्नोलॉजी झूठ के लिए उसका थोड़ा उदाहरण तो बात खुलेगी है जी। दूर में पास कैसा। देखो मोबाइल एक तकनीक है, यह हमें बताया गया। मोबाइल ने बिजनेस बड़े कर दिए, यह हमें बताया गया। मोबाइल ने हमारी दूरियां घटा दी, यह हमें बताया गया। फायदे बताए, ये तकनीक के फायदे बताए। अच्छा अब इसका दूसरा पॉइंट ले लो। जब घरों में मोबाइल नहीं थे तो रिश्ते कम टूटते थे, क्योंकि मां बेटियों की 24 घंटे बात नहीं होती थी। तो रिश्ते टूटे या नहीं टूटे मोबाइल से? तो वही तो कह रहा हूं फिर। ठीक है, मोबाइल से रिश्ते टूटे। मोबाइल के कारण कितने घरों में तलाक हो रहे हैं, अवैध संबंधों के कारण हो रहे हैं ना। मोबाइल की अगर मतलब और आगे ना क्लियर, हाँ बस इधर था। जिस देश ने ये मोबाइल बनाया इसकी हानियों को देख के वो बंद कर दिया वहां पर। अब ये तकनीक का क्या करें जो इतनी। अच्छा ठीक बात है। एक और चीज देखो, फूड टेक्नोलॉजी का। फूड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? ऐसी तकनीक जो किसी भी भोजन को कई कई महीनों तक सड़ने ना दे, ये है फूड टेक्नोलॉजी, है ना। अब एक बात बताओ, इसको बोलते हैं पेरिशेबल आइटम्स, यानी जल्दी सड़ने वाली चीजें, सब्जियां, फल, अनाज। अगर इनको लंबे समय तक उसमें कीड़े ना पड़े ऐसा करना है तो क्या मिलाना पड़ेगा? टोटल जहर। और उस जहर मिलाने के काम को क्या बोला? फूड टेक्नोलॉजी, है ना। मतलब इससे ज्यादा मूर्खता का और इससे ज्यादा बेवकूफी का काम तो नहीं हो सकता। क्लियर है ना ये? तो ये भी झूठ है। खेती के उत्पादन का झूठ, ये तो मैं खुलेआम पूरा दिन 10-10 घंटे बता सकता हूं आपको कि जो उत्पादन का झूठ है वो कहां से शुरू किया और कहां तक लेके गए। ठीक है ना। तो ऐसा है ही नहीं कि यूरिया डलेगा तो उत्पादन आएगा, यूरिया नहीं डलेगा तो उत्पादन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। टोटल झूठ। और ये झूठ फैलाने के लिए ना सरकार का एग्रीकल्चर का जो बजट है वो 1.25 लाख करोड़ का है। झूठ को फैलाने का है जी। वैसे कौन सी सहायता करें साल का? कितने करोड़ का बताया? 1.25 लाख करोड़। ये तो कई साल पहले का, मैं अभी ताजा तो मेरे को ध्यान नहीं है। झूठी तो है भाई साहब।
और एक और चीज, ये सारे झूठ अगर फायदा भी दे रहे हैं पैसे के रूप में, लेकिन असल में जिंदगियां ले रहे हैं, ये असल दिक्कत है। जिंदगियां खा रहे हैं। तो हमारा समाज क्या कहता था, कुछ भी जाए स्वास्थ्य ना जाए, धन गया तो कुछ नहीं गया, पैसा धन गया तो कुछ नहीं गया, और एक मिनट, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो यहां एक एक चीज को, अब दवाओं से स्वास्थ्य का झूठ, एक दवाई लो वो एक दर्द को मारेगी, दूसरे साइड इफेक्ट कहीं पैदा कर देगी, और एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके अगर मान लिया आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको किसी दर्द की गोली देगा तो पता क्या करेगा, दर्द तो एक है और गोलियां देगा कितनी, 4। क्यों? इससे जो साइड इफेक्ट होगा उसको मारेगी ये, इससे जो साइड इफेक्ट होगा उसको ये मारेगी, और इसके साइड इफेक्ट को ये मारेगी। क्या मजाक है। अच्छा आगे बढ़ लो, शिक्षा में ज्ञान का झूठ कितने बड़े स्तर पे है। क्या है, बच्चियां छोटी छोटी, पहली क्लास की दूसरी क्लास की, उसमें आजकल फोटो आता है, एक काली लड़की का और एक गोरी लड़की का। काली लड़की के नीचे लिखा रहेगा, फोटो है वो, लड़की काली नहीं है, उसके नीचे लिखा है अगली भद्दी, और सफेद रंग की लड़की के, गोरे रंग की लड़की के नीचे लिखा है ब्यूटीफुल। तो पूरे समाज की जितनी सांवले रंग की लड़कियां थी, सबकी गर्दन पे चाकू चल गया कि काला होना तो अभिशाप है। और दोपहर में तो स्कूल में देख रहे हैं, अच्छा गोरे का मतलब सुंदर, और जाते ही टीवी पे आ गया फेयर एंड लवली। कॉम्बिनेशन देखो कितना लाजवाब है। ये जितने झूठ के चक्कर हैं, इन चक्करों को तोड़ना पड़ेगा। मेले में नहीं, विभाग बना दिया, गांव गांव लड़कियों को ये सौंदर्य प्रसाधन का सिस्टम बनाने के लिए ट्रेनिंग दी, बाल फाड़ने की, ये मुंह साफ करने चल रही है ना, बोल दे नहीं, ब्यूटी पार्लर वाला। और एक देखो कितना खेल खेला इन्होंने, क्या क्या बताए क्या क्या बताए, कहां बताए, सुनो कैसे बिकता है नेता और कैसे बिकता है प्रशासन। यह पता चला है रिसर्च में कि जो औरतें सैनिटरी पैड यूज करती हैं उनको इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो प्लास्टिक जो वो सामान है वो प्लास्टिक कंटेंट है, तो वो वहां प्रजनन अंगों में इन्फेक्शन करता है। लेकिन इस स्कीम को लॉन्च करता है मुख्यमंत्री, ये कह के कि अगले 3 महीने 13 से 16 साल की लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, ठीक है, अब 3 महीने तो बांट दिए, वो 3 महीने इन्वेस्टमेंट, मान लिया किसी ने, कंपनी ने बोल दिया 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कर दिया 100 करोड़ का, और 3 महीने बाद फिर वो मजबूरी हो जाएगी, आदत पड़ेगी बच्चियों को, अक्षय कुमार ऐड करेगी इस कंपनी का, बढ़िया है ना। तो देखो एक एक चीज को आपको है ना क्या करना पड़ेगा, एक मनोविज्ञान अभी बता देता हूं। हर मां बाप का सबसे वीक पॉइंट होता है उसके बच्चे, वहां चोट मारो सीधी, समझ रहे हो, और तथ्य के आधार पे। मैं भी कुछ दिन पहले पंचकुला जा रहा था, तो पंचकुला में मतलब गाड़ी उसमें बस में जब मैं बैठा, तो बस में बैठे बैठे एक लड़का बैठा बराबर में, और इतना बड़ा चिप्स का पैकेट ले रहा, वो समझदार था बच्चा तो, और 3 की सीट पर 2 ही थे हम, उसने फाड़ा और खाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, महा भाई धन्यवाद, एक मिनट बढ़ा दिया, महा जी भाई धन्यवाद, कोई बात नहीं खाओ। जब उसने थोड़ा खा कर नहीं होगा नहीं संतुष्टि सी, महा एक बार दिखा देगा, हाँ मैं क्या काम करा करो, अगर मैं तो सीईटी की तैयारी कर रहा, ये जो मेडिकल की, नीट की मेडिकल की तैयारी कर रहा हूं, 12th कर लिया है। मका अच्छा मका ये लिफाफा किस चीज का है, देखो इस पे। मैं एक बार मोबाइल निकाल, एप्पल का मोबाइल ले रहा हूं काफी बढ़िया, 1.5 लाख का, मैं निकाल एक बार, उस पे जो जो था एक एक मैंने दिखाया, जैसे जैसे देखो मेरी तरफ देखा,
हर जितने भी उस पे जितने कंटेनर आते हैं ना पॉलिथीन पैकेट, उन पे लिखा रहता है फ्लेवर इनहेंसर, स्वाद बढ़ाने वाले केमिकल, IN करके कुछ आएगा, IN 443, IN 446 ऐसे करके। जब उनकी लिस्ट निकलती है ना विकास भाई, उस पे लिखा रहता है ये पहले एलर्जी करेगा, खांसी भी कर सकता है, ये कर सकता है, और लास्ट में लिखा है ये खून में क्लोट्स भी बना सकता है। सबसे ज्यादा कूपन और क्लोट बनाने का मतलब नुको यो थमने कभी भी सुहा सकता है परमानेंट। हाँ जी, थक्के गांठ। अगर यहां क्लोट बना तो कोमा हो गया, यहां क्लोट बना तो राम नाम सत होगी, यहां क्लोट बना तो नपुंसक हो गया, रीढ़ की हड्डी की तरफ बना तो नीचे का हिस्सा गया। कहां सो रहे भाई? है ना, समझना पड़ेगा कि नहीं? सुन लो भाई, सुन लो एक मिनट। हाँ जी, ये प्लास्टिक की थैली होती है, फिर उसने पैकेट पकाया खाया जी पूरा। उन्हें तो छोड़ दिया, तो फेंक दिया था। ये जो इसमें जैसे चना वाना और सफेद वो मुरमुरा आता है, लपेट देते हैं भाई। भाई एक मिनट रुको, बोल रहे हो क्या करे जी आप? जैसे ये चना है, इसको प्लास्टिक की थैली में डाल देते हैं, और वो सफेद मुरमुरा आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सफेद मुरमुरा भी बोलते हैं। मुरमरा ही बोलते हैं। हाँ, उसको भी डाल देते हैं ताकि इसमें वो मौसम का दुष्प्रभाव ना पड़े। ये प्लास्टिक तो उनको भी खराब तो करेगा ही ना। नहीं, केवल प्लास्टिक खराब करेगा पंगा ये नहीं है, प्लास्टिक तो खराब करेगा ही करेगा। और वो केमिकलों की बात अलग है। देखो आपने ये पता किया होगा, अगर अनाज है छोटे तो चलेंगे 15 दिन, और अनाज है मोटे तो चलेंगे 1 हफ्ता। बाजरा बहुत जल्दी खराब होता है, चना जल्दी खराब हो जाता है, उसमें मतलब इसमें बेसन में जल्दी कीड़े हो जाते हैं। जो मोटे अनाज वो ज्यादा वो 15 दिन नहीं, वो 1 महीना भी चल सकता। 15 और 1 हफ्ते का ही है वो। मैं तो वैसे तो मौसम का भी फर्क है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का, कहने का मतलब ये इनका इतना दायरा है। और अगर उसी चने को 6 महीने और साल भर रखना हो तो डालो जहर। एक साथी है रिश्तेदारी में, ये उमरावत में जो रिश्तेदारी है, इसी परिवार में एक साथी है, वो फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रहा है, और एक दिन मैंने वो पकड़ लिया ब्याह में। पहले तो वो बोलता रहा हाँ जी भाई ऐसे उस कंपनी में लग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सारी बात होगी। फिर मैंने उस टाइम कहा फूड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है भाई? मेरी तरफ देख कर खूब हंसाओ, क्या है ये? नंबर बनाने खातिर कहना फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक है, फूड टेक्नोलॉजी से मैनेजर है, पता नहीं क्या क्या है। फूड टेक्नोलॉजी से नहीं, वो अपने जीवन को बर्बाद करने की तकनीक के लिए तैयार है। क्या करे जी? अब जैसे चना है, अगर हम इसको प्लास्टिक की थैली में, मैं एक बात बोलूं आपको, अपना जो टारगेट है ना वो किसी एक बिंदु का नहीं। मैं समझ रहा हूँ। ये क्या है, अपने एक उदाहरण दिया, ऐसी 20 चीजें हैं, फिर एक उदाहरण दिया, ऐसी 100 चीजें हैं। पॉलीथीन में अगर डाल दिया तो वो इतना शायद नुकसान ना करे, लेकिन उस दाने के अंदर जो भर दिया वो खतरनाक है। ठीक है ना? तो इसलिए यहां जो है वो उदाहरण के लिए जो बातें कही गई हैं उनको फिर 85 चीजों के साथ जोड़ के देखो, नहीं तो बात बनेगी नहीं। और ये जो अब जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम सब की है। मैं क्या चाह रहा हूं, देखो हम परेशान ना हो और काम करें। जैसे मैं यहां पे 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता बता सकता हूं अलग अलग कंटेंट पे, डिटेल के साथ, टेक्निकल के साथ, उसके मतलब गहरी साइंस के साथ, जितना मेरे को पता है। ऐसे ही मैं ये चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं, जैसे आज यहां ट्रेनिंग चल रही है ऐसी हर राज्य में कई कई ट्रेनिंग चले, इतने योद्धा तैयार हो जाए ट्रेनर, तो बात बढ़े भैया, नहीं तो बात बनेगी नहीं। अबे ये कहां गया सुरेश, इसको पता नहीं खुफिया जानकारी कहां से आई कि जो लॉकडाउन 2025 में लगने वाला था ये 2026 में लगेगा, है जी। तो ये मैं संतुष्ट हो रहा था, विकास भाई अभी लॉकडाउन लगने वाला था क्योंकि ये चीन से एक नए वायरस की बात हो रही है। तो क्या था, अब वो कहीं ना कहीं लेट है और मुझे इसकी शांति है, दिल्ली के चुनाव होने ये भी हो सकता है। तो ये शांति क्या है कि जितना पीछे वो हटेंगे
उतना चाकू लेके हम छाती पे चढ़ेंगे। ना इसकी सबसे बड़ी जो वजह हुई नहीं, वो वजह हुई जो अपना करके जो बोलोगे नहीं। वजह ने तो रहने दो, मैं तो ये कह रहा अगवे जितने पीछे हटे हम और स्पीड पे बढ़ेंगे। ये मतलब उनका जो बैकफुट है ना, वो अपने लिए फायदा है। यहां जो काम है ना तो किसी नेता का, ना किसी पार्टी का, ना किसी सरकार का, ये जो अपना काम है ये मेरे समाज का है। यहां हम बैठे हैं, 4 दिन पहले आपने किसी को वोट दी होगी, इसने किसी को वोट दी होगी, उसने किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो किया वो किया। लेकिन जो अब यहां बैठे, अब समाज बैठा है। और एक चीज देखो, मैंने यूरिया का, जहर का कोई भी सामान उगा लिया और मैंने वो बेच दिया, अच्छा चमार नहीं खाएगा क्या उसको? वाल्मीकि नहीं खाएगा, ब्राह्मण नहीं खाएगा, जाट खाएगा क्या? तो इसका मतलब अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी है तो पूरे समाज को मारने का प्लान कर दिया मैंने। और इसी तरीके से अगर मैंने एक भी चीज अच्छी करी है तो पूरी 36 बिरादरी की बात, यानी पूरे समाज की बात करी है। कल मतलब जो जो समाज को तोड़ने के जितने षड्यंत्र रचे गए हैं ना, जितने भी षड्यंत्र, उनमें से कुछ पे मैं सुबह चर्चा करूंगा। बिरादरियों को कैसे तोड़ा गया, धर्मों को कैसे तोड़ा गया, उनकी सच्चाई क्या है, इस पे डिटेल में। और वो जो चीजें हैं वो आपको समझनी है और फिर आपको अध्ययन भी करना है। ऐसे नहीं कि बस सुन लिया और उतना ही बहुत है ना, अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद ही बात बनेगी, नहीं तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जितना मैंने बता दिया उसमें से पूरा भी नहीं होगा, उससे भी कम बताओगे, और अगर उससे कहीं बड़ा सवाल किसी ने कर लिया तो उलझ जाएंगे। उलझना नहीं है, समझ रहे हो? मेरे ख्याल तक ज्यादा सीरियस कर दिया, नींद आ गई।